नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बिबारा एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों समास। तो समास में सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, इसकी परिभाषा समझ लेते हैं और दोस्तों ये समझ लेते हैं कि कौन से समास का कौन सा पद प्रधान होता है। उसके बाद में दोस्तों आप सोच में पड़ जाएंगे कि समास इतना भी आसान था। जिंदगी में कुछ भी गलत करिएगा परंतु दोस्तों समास का एक भी प्रश्न गलत नहीं करिएगा। और दोस्तों अब इस क्लास के बाद आपको दोबारा समास पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखना दोस्तों कितना सरल और कितना आसान ये समास का चैप्टर आपके लिए आज होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा क्यों जरूरी है दोस्तों? संधि वाले मैंने चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि संधि में क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है जिससे दोस्तों नए शब्द का निर्माण होता है, वर्णों का मेल होता है। लेकिन दोस्तों समास में क्या होगा, दो शब्दों का मेल होगा। दो या दो से अधिक शब्दों से बने नए शब्द को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो इसमें शब्दों का मेल होता है समास में और संधि में होता है दोस्तों वर्णों का मेल। अब दोस्तों यहां से सवाल आता है कि समास के भेद कितने हैं, समास के प्रकार कितने हैं। तो समास दोस्तों हमारे 6 प्रकार के होते हैं। आप भली भांति जानते होंगे, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि कौन से समास का कौन सा पद प्रधान होता है, क्योंकि यहां से सवाल पूछे जाते हैं और ट्रिक के साथ पढ़िएगा, कभी जिंदगी में मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहला समास है हमारा अव्यय भाव। पहला क्या है, अव्यय भाव। पहला समास अव्यय भाव। तो इसका जो पद प्रधान होगा वो पहला ही पद होगा। ठीक है। समास में सामान्यतः दो पद होते हैं, पहले वाले को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं दोस्तों, जैसे मैं यहां पर एग्जाम्पल लिख देता हूं, राजकुमार। राजकुमार दोस्तों एक ये समासिक शब्द है, लेकिन दोस्तों आप इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राजा का कुमार। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो दो पद है, तो पहले वाले को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे वाले को उत्तर पद कहते हैं। अब दोस्तों समझिएगा पहला समास कौन सा है। पहला समास है अव्यय भाव। तो पहला समास है तो इसका पद भी पहला ही प्रधान है, यानी कि हम कहेंगे अव्यय भाव का जो पद प्रधान होता है वो पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। अब दोस्तों ये जो बाकी के समास बचे इसको किस प्रकार से याद रखना है। पूर्व का मतलब पहला होता है, दूसरे का मतलब उत्तर होता है। अब दोस्तों अव्यय भाव पहला था तो इसका पहला पद प्रधान यानी कि पूर्व पद प्रधान। बाकी आप क्रम से याद करिएगा, कर्मधारय, द्विगु समास और तत्पुरुष समास दोस्तों इनका होता है दूसरा पद प्रधान यानी कि उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद को हम क्या कहते हैं, दूसरा पद। तो इनका दूसरा पद प्रधान हो जाएगा। अब द्वंद्व में दोस्तों कौन सा पद प्रधान होगा, जरा इसकी बनावट देखिए। शब्द की बनावट आप देखेंगे साथियों, आपको दिखाई देगा दोनों दा समान है, ये भी समान है, ये भी समान है। तो इसका मतलब दोस्तों इसके दोनों पद प्रधान है। कैसे रखेंगे याद, इसके दोनों पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान। अब दोस्तों बचा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का दोस्तों कोई भी पद प्रधान नहीं होता, या हम कहेंगे कि दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो प्रधान क्या होता है, तो दोस्तों कोई तीसरा ही अर्थ हमारा क्या होता है, इसमें प्रधान होता है। तो इसमें कहेंगे दोस्तों दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान मतलब प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, तीसरा ही अर्थ प्रधान होता है। तो दोस्तों ये संक्षिप्त जानकारी थी। अब दोस्तों वो जादू होने वाला है जिसके आप इंतजार में थे, जरा ध्यान से समझिएगा। और ये मैं विश्वास कर सकता हूं आप पर कि अभी तक आपने समास का अच्छा रिवीजन कर लिया होगा, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस जो कंफ्यूजन होता है आपको परीक्षा में, बस वही कंफ्यूजन दूर करना है। और कुछ ही मिनट में आप देखेगा दोस्तों कि आपको ऐसा लगेगा कि समास इतना आसान कैसे हो गया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो देखिए साथियों सबसे पहले हम 4 समास को आराम से याद करने वाले हैं एक साथ। 4 समासों को एक साथ याद करने वाले हैं। उसके बाद में देख लेंगे द्वंद्व समास और उसके बाद में देख लेंगे अव्यय भाव समास। तो पहले दोस्तों जो कंफ्यूजन होता है उसको दूर करते हैं। तो बहुव्रीहि जो समास का निर्माण है दोस्तों वो इन 3 समासों से होता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, शायद आपने इस तरह की क्लास पहले ना देखी हो, इसलिए कह रहा हूं कि ध्यान से सुनिएगा कि बहुव्रीहि समास का जो निर्माण होता है दोस्तों वो इन 3 समासों से होता है। या हम कह सकते हैं कि समास जो होता है मुख्यतः जो उसका शाब्दिक अर्थ होता है वो ये 3 समासों में ही होता है, लेकिन किसी तीसरे अर्थ की वजह से वो बहुव्रीहि में आ जाता है। तो किस प्रकार से होता है साथियों, कर्मधारय, जैसा कि मैंने कहा साथियों हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि अभी तक आपने इनकी परिभाषाएं समझ ली होंगी क्या होता है, फिर भी छोटा छोटा हम जिक्र करते हुए चलेंगे। तो कर्मधारय समास दोस्तों वो होता है जिसमें विशेषण विशेष्य का भेद होता है। ठीक है, जैसे कि 2 शब्द होते हैं तो पहला शब्द या दूसरा शब्द क्या होगा, विशेषण होगा और एक विशेष्य होगा, मतलब विशेषता बताई जा रही है या तुलना हो रही होगी। जैसे कि दोस्तों चरण कमल, तो चरण कमल का जब हम समास विग्रह करेंगे तो चरण है कमल के समान, तो
तुलना हो गई, चरण है कमल के समान, इस प्रकार से साथियों, ठीक है। और जैसे नील कमल, कमल कैसा है, नीला है, नीला है जो कमल। तो यहां पर दोस्तों विशेषण और विशेष्य का भेद चलता रहता है, ठीक है, एक विशेष्य होता है और एक विशेषण होता है। तो देखो साथियों, यहां से निर्माण जो होगा कर्मधारय के उससे ही होगा। आप जरा ध्यान से समझ के चलिएगा। मैंने कहा नील कमल और एक शब्द और लिखा साथियों मैंने, नील कंठ, नील कंठ। जरा ध्यान से सुनिएगा, जिंदगी में कभी आप गलत नहीं करिएगा। आप देखिए, नील कमल तो नीला है जो कमल, इसका ये अर्थ निकला। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कंठ माने दोस्तों ये जो गले का ऊपरी भाग होता है इसको कंठ बोलते हैं, नीला है जो कंठ। अब दोस्तों यहां पर हमें सतर्कता क्या बरतनी है, यदि बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है तो इसका शाब्दिक अर्थ के हिसाब से ये कर्मधारय ही है दोनों, लेकिन साथियों बहुव्रीहि है तो इन दोनों में से कौन सा यहां पर आएगा, तो हमें यह समझना है दोस्तों इन दोनों शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए, देवता के लिए, वस्तु के लिए, पशु के लिए प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। यदि दोस्तों आपको जवाब मिल जाए तो वह हो जाएगा दोस्तों बहुव्रीहि समास। तो नीला है जो कमल, तो किसी एक कमल के लिए नहीं कहा जा सकता, कोई विशेष कमल नहीं हो सकता, बस कमल की विशेषता है कि वह नीला है, बस इतनी सी बात है। लेकिन नीलकंठ, नीलकंठ जैसे ही आप सुनेंगे शाब्दिक रचना इसकी भले ही कर्मधारय है, लेकिन आप पाएंगे कि नीलकंठ किसी एक विशेष देवता को कहा जाता है, भगवान शिव को कहा जाता है, शंकर को कहा जाता है। तो जहां विशेष अर्थ निकल आए तो वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों बहुव्रीहि, यानी कि नीलकंठ जो उदाहरण हो जाएगा वो बहुव्रीहि समास का हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्त को शब्द को पढ़ना है, फिर हमें समझना है कि शाब्दिक रचना क्या है, उसके बाद में हमें यह समझना है कि इसका तीसरा अर्थ तो नहीं निकल रहा है तो बहुव्रीहि में आ जाएगा। द्विगु समास से आप कैसे समझेंगे साथियों, द्विगु समास की जो परिभाषा होती है वह होती है दोस्तों, पहला पद यदि संख्यावाचक है, पहला पद यदि संख्यावाचक है तो वह द्विगु समास हो जाएगा। तो इसकी शाब्दिक रचना पहले हम देख लेते हैं। देखिए साथियों, जैसे हमने लिखा चौराहा, जैसे हमने लिखा चौराहा और वैसे ही हमने लिखा दोस्तों चतुर्भुज, वैसे ही हमने लिखा चतुर्भुज, ठीक है, इस प्रकार से हमने ये लिख दिया दोस्तों चतुर्भुज। अब देखिए साथियों, शाब्दिक रचना परिभाषा के हिसाब से दोस्तों इनका जो शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों द्विगु समास हैं। चार राहों का समूह चौराहा, चार भुजाओं वाला चतुर्भुज, यानी कि पहला पद दोनों का संख्यावाचक है। लेकिन चौराहा जब आप सोचेंगे कोई किसी विशेष अर्थ में तो नहीं आता, नहीं, आप पाएंगे दोस्तों गली में, सड़क में, गांव में, गलियारों में जहां भी चार राहों का समूह एक जगह एकत्रित होता है उसे हम चौराहा कह देते हैं। बस किसी एक विशेष चौराहे को चौराहा नहीं कहा जाता, किसी एक विशेष सड़क को चौराहा नहीं कहा जाता, चौराहा कोई भी हो सकता है जहां पर चार राहें को अलग अलग सड़कें या रास्ते जाते हैं या राहें जाती हैं उसको चौराहा बोलते हैं। चतुर्भुज, तो दोस्तों चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं हैं वह चतुर्भुज हो गया, द्विगु समास हो गया। लेकिन आप सोचेंगे कि चतुर्भुज किसी एक विशेष किसी को कहा तो नहीं जाता, तो आप कहेंगे भगवान विष्णु को कहा जाता है। भगवान विष्णु को क्या कहा जाता है, चतुर्भुज कहा जाता है। तो ये भले ही बनावट के हिसाब से द्विगु समास है लेकिन इसका अर्थ निकला विशेष, कोई तीसरा अर्थ निकला, इसलिए दोस्तों इसको हम कह देंगे चतुर्भुज, यहां पर आ जाएगा। चतुर्भुज कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो ये दोस्तों इसमें नहीं आएंगे दोनों, ये दोनों के दोनों कहां हो जाएंगे दोस्तों, दोनों के दोनों बहुव्रीहि समास के उदाहरण हो जाएंगे। अब दोस्तों समझते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दोस्तों आप जानते हैं 6 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं, जिसमें दोस्तों कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो 6 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं, विभक्तियां इनमें लगी हुई होती हैं। तो देखिए साथियों, अगर मैंने लिखा गगनचुंबी, 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 और एक मैंने लिखा दोस्तों यहां पर मृत्युंजय, 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 ठीक है। अब दोस्तों जरा आप देखिए, इन दोनों की विभक्ति करेंगे तो विभक्ति चिन्ह आपको मिल जाएगा। जैसे गगनचुंबी में गगन को चूमने वाला तत्पुरुष समास, मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला, ठीक है, दोनों में विभक्ति है को, ठीक है, गगन को चूमने वाला, मृत्यु को जीतने वाला। तो ये बनावट के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये दोनों
तत्पुरुष समास हो जाते हैं, दोनों ही तत्पुरुष समास हो जाते हैं। लेकिन विशेष बात क्या है दोस्तों दोनों शब्दों में, इसकी कोई विशेष बात नहीं है। आपने बहुत ऊंचा दोस्तों छक्का मारा, आप कहेंगे गगनचुंबी छक्का है, ठीक है। आपने कोई दोस्तों गुलेल चलाई, कोई तीर मारा, तो आप कहेंगे गगनचुंबी जा रहा है ना, कोई भी हो सकता है। लेकिन मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला किसी विशेष पर्सन को तो नहीं कहते। आपके दिमाग में सवाल आएगा, बिल्कुल कहते हैं, भगवान शिव को कहते हैं मृत्युंजय। मृत्यु को पर विजय प्राप्त करने वाले को मृत्युंजय, यानी कि भगवान शिव। तो दोस्तों मृत्युंजय भी किसका उदाहरण हो जाएगा? मृत्युंजय भी साथियों हो जाएगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण। अब दोस्तों इस प्रकार से अब आप जिंदगी में कभी भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होगा कि कौन से समास में कैसे अंतर होता है। अब दोस्तों देख लेते हैं अव्यय भाव समास और द्वंद्व समास। 2 मिनट और उसके बाद में क्लास अंत। तो चलिए तो साथियों अब हम देख लेते हैं अव्यय भाव समास। तो अव्यय भाव समास को जब आप तोड़ेंगे तो दोस्तों इसको आप देखेंगे अव्यय इसमें शामिल है। अव्यय यानी पहला जो पद होगा दोस्तों वो क्या होगा? अव्यय। अव्यय क्या होता है साथियों? जिन शब्दों में दोस्तों विकार नहीं किया जा सकता, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर या कारक के आधार पर, इनमें परिवर्तन नहीं होता, ये अपरिवर्तित शब्द होते हैं। जैसे कि साथियों प्रति, यथा, आ या भर, ये अगर दोस्तों किसी शब्द में पहले लगे हुए हैं तो वहां पर अव्यय भाव समास हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे प्रत्येक या प्रतिदिन, फिर उसके बाद में यथा संभव, तो यथा आ गया, उसके बाद में भर पेट, भर आ गया, आजन्म, आजन्म में साथियों आ गया। तो इस प्रकार के, जैसे कि हाथों हाथ, वो भी इसमें आ जाएगा, या दोस्तों सरासर, वो भी इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे अव्यय भाव समास होगा, ठीक है। अभी एक ट्रिक और बताऊंगा 1 सेकंड के अंदर दोस्तों कि अव्यय भाव में अगर ये शब्द नहीं है तो कैसे पहचानेंगे, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। देखिए पहले द्वंद्व समास समझ लेते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब होता है दोस्तों टकराव, यानी कि दोनों जगह टकराव हो रहा होगा दोस्तों, शब्द एक दूसरे के विलोम होंगे। जरूरी नहीं है विलोम ही हो, लेकिन मोटे तौर पर लगभग दोस्तों 90% शब्द जो आप इसमें देखेंगे वो विलोम ही होते हैं। और दोस्तों एक पहचान और है इनमें, बीच में योजक चिन्ह होता है। जैसे नदी नाले, योजक चिन्ह है, उसके बाद में ठंडा गर्म, ये दोस्तों विलोम भी है और योजक चिन्ह भी है। तो इस प्रकार के जो होंगे उन्हें साथियों आप कहेंगे द्वंद्व समास। अब साथियों अव्यय भाव समास में यदि ये सारे शब्द पहले ना हो, अव्यय ना हो, तो कैसे पहचानेंगे? देखिए साथियों बड़ा आसान है। आपने अभी मेरे साथ चारों समास पढ़ लिए है ना। बहुव्रीहि समास जो 3 समासों से बन रहा था, कर्मधारय, द्विगु समास और तत्पुरुष समास, वो चारों आपने पढ़ लिए। द्वंद्व समास भी आपने देख लिया, बड़ा आसान है, ठीक है। तो 5 आपने कंठस्थ कर लिए, आराम से पढ़ लिया इनको। अब दोस्तों यदि इनका कोई एग्जाम्पल नहीं आया, एग्जाम मतलब परीक्षा में कोई सवाल पूछा गया आपसे और आपने सब जगह दिमाग लगा ला, ना तो वो कर्मधारय, ना वो द्विगु, ना वो तत्पुरुष, ना वो बहुव्रीहि, ना वो द्वंद्व, तो क्या बचा? अव्यय बचा। तो उसको आंख में इसके आप अव्यय लगा सकते हैं। यदि वो 5 कसौटियों पे खरा ना बैठे समासों की, तो एक ही कसौटी बचती है अव्यय भाव समास। तो आप इस प्रकार से पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार का वीडियो दोस्तों प्रतिदिन आपको मिलेगा। यदि दोस्तों आपको हमारा कुछ भी समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।